बिहार में मिड डे मील खाने के बाद तकरीबन 1 दर्जन बच्चों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना बिहार के सारण जिले की है। खबर के मुताबिक छपरा जिले के मसरख में आज मिड डे मील के बाद 100 से ज्यादा बच्चों की तबीयत अचानक खराब हो गई। गंभीर रूप से बीमार 100 बच्चों को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन 11 बच्चों ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद अचानक सभी बच्चों को उल्टियां होने लगी और बच्चे बेहोश होने लगे। घटना के बाद से छपरा प्रशासन के होश उड़े हुए हैं। घटना में खाना बनाने वाली महिला और स्कूल का एक टीचर भी बीमार है। सूत्रों के मुताबिक मिड डे मील खाने के बाद बीमार पड़े बच्चों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इस मुद्दे पर सियासी पार्टियों ने नीतीश सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि सरकार ने मरने वाले बच्चों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। गरीब के रहनुमा बनते हैं, ये तो लालू से भी खतरनाक निकले। लालू तो कभी इस ढंग की घटना नहीं घटती थी जो इनके राज में घट रहा है। प्रशासन की कमी तो हुई होगी, क्योंकि यदि इतनी बड़ी मात्रा में यदि खाना खाने पर लोगों की मौत हो जा रही है, बच्चों की मौत हो जा रही है, तो इसके लिए कोई ना कोई जिम्मेवार जरूर होगा। सड़ा गला चीज सर्व किया जा रहा है बच्चों को, कल के भविष्य को खिलाया जा रहा है। सरकार नाम की चीज नहीं रह गई है बिहार में। ये आपस में बीजेपी और ये दोनों पार्टनर आपस में लड़ रहे हैं। राम भरोसे बिहार के लोग को छोड़ दिया गया है। मिड डे मील खाने से बच्चों के मौत के बाद बिहार के सियासत में भूचाल आ गया है। बीजेपी ने नीतीश सरकार के इस्तीफे की मांग की है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी पिंजरे से आजाद होने को बेकरार है। अपनी स्वायत्तता को लेकर सीबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है हलफनामा। हलफनामे में सीबीआई ने दलील दी है कि जांच एजेंसी को आजाद करने के लिए सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर 3 साल किया जाए। एक बार जो निदेशक के पद से रिटायर हो जाए, फिर से इसी पद पर उसकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। निदेशक की नियुक्ति के समय रिटायर हो रहे निदेशक का विचार भी लिया जाए। डायरेक्टर के पास एसपी लेवल तक के अधिकारियों को निर्देश देने की पावर हो। डायरेक्टर को भारत सरकार के सचिव लेवल की शक्तियां मिलनी चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की बजाय सीधे गृह मंत्रालय के अधीन हो सीबीआई। सीबीआई ने अपने अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों को लेकर किसी भी अकाउंटेबिलिटी कमीशन को बिठाए जाने का विरोध किया है। एसिड अटैक पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने आज कोर्ट में दायर किया हलफनामा। अपने हलफनामे में सरकार ने तेजाब की खरीद बिक्री पर सख्त नियम बनाने की बात की है। सरकार ने कोर्ट को हलफनामा दायर कर बताया है कि एसिड को जहर की कैटेगरी में रखने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा एसिड बेचने वाले दुकानों के लिए अब लाइसेंस को जरूरी कर दिया गया है। एसिड की खरीद के लिए फोटो पहचान को भी अनिवार्य बनाया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार को जमकर लताड़ लगाते हुए कहा था कि वो तेजाब के हमलों को रोकने के प्रति गंभीर नहीं है। कोर्ट ने सरकार को 16 जुलाई तक का वक्त देते हुए कहा था कि अगर सरकार इस बारे में कोई नीति तैयार करने में विफल रहती है तो वो खुद आदेश पारित करेगा। सुप्रीम कोर्ट से मिली लताड़ के बाद हरकत में आई सरकार ने हलफनामा दायर कर बताया कि तेजाब को खरीदने और बेचने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। कोर्ट ने इससे पहले अप्रैल में सरकार से बाजार में तेजाब की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए नीति बनाने के लिए कहा था। इसमें विफल होने पर कोर्ट ने सरकार को 16 जुलाई तक का डेडलाइन दिया था। सज्जन कुमार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। 84 सिख दंगों मामलों में उन पर मुकदमा नहीं चलाने की दलील को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 1984 के सिख दंगों के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। निचली अदालत के फैसले में सज्जन कुमार पर सुल्तानपुरी इलाके में 6 लोगों की हत्या के मामले में आरोप तय किए जाने का आदेश दिया गया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार और 4 लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप तय करने की मांग करने वाली दंगा पीड़िता की याचिका भी खारिज कर दी। अदालत ने 29 अप्रैल को इस मामले का फैसला टाल दिया था और कहा था कि इस मामले में और सुनवाई की जरूरत है, जबकि 24 मई को एक बार फिर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सज्जन कुमार के लिए राहत की बात सिर्फ इतनी है कि हाईकोर्ट ने शीला कौर के भी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें सज्जन कुमार पर कॉन्स्पिरेसी के चार्ज लगाने की बात कही गई थी। हैदराबाद में नरेंद्र मोदी के भाषण सुनने के लिए 5 रुपए के टिकट पर शुरू हो गई है सियासत। बीजेपी के सियासी टिकट पर कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने मोदी पर बोल दिया है हमला। मोदी की रैली पर लगे 5 रुपए की एंट्री फीस पर हमले की शुरुआत केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने की। मनीष तिवारी ने पहले ट्वीट किया और फिर मीडिया के सामने आकर बीजेपी के इस फैसले का मजाक उड़ाया।
मनीष तिवारी ने कहा कि बीजेपी ने हैसियत के हिसाब से ही अपने नेता की कीमत लगाई है। अब अगर इन्होंने अपनी कीमत 5 रुपए तय की है या निर्धारित की है, शायद जो मार्केट की रियलिटीज हैं उनको संदर्भ में रख के की हो, पर ये बुनियादी प्रश्न नहीं है। बुनियादी प्रश्न ये है कि सुनने पे तो अब टैक्स लग गया भारतीयों के, बोलने पे भाजपा कब टैक्स लगाएगी, अब इसकी प्रतीक्षा भारत को करनी चाहिए। जेडीयू ने भी बीजेपी पर मोदी की पॉपुलैरिटी कैश कराने का आरोप लगाया है। ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम इतने पॉपुलर हैं कि 5 रुपया टिकट ले करके भी हमको लोग सुनने के लिए आ रहे हैं। तो इनसे तो हम कहेंगे कि अब जहां भी जाए इनको अपनी पॉपुलैरिटी का बहुत गुमान हो गया है, ये सुपरस्टार हो गए हैं, तो ये अपना हर जगह टिकट ले वसूले। दरअसल 11 अगस्त को हैदराबाद में होने वाली नरेंद्र मोदी की रैली में एंट्री के लिए 5 रुपए का टिकट रखा गया है। बीजेपी का कहना है कि टिकट के जरिए इकट्ठा हुए पैसों से उत्तराखंड पीड़ितों की सहायता की जाएगी। विरोधी के हमले पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। सस्ती टिकट और महंगी टिकट की बात करना भी उनकी समझ से शायद विपरीत होगा, क्योंकि जिन लोगों को पैसा खर्च करना पड़ता है लोगों को रैलीज में लाने के लिए, उनकी समझ से बाहर है कि कोई पैसे खर्च करके किसी का भाषण सुनने आ सकता है। नरेंद्र मोदी की इस अनोखे एजेंडे पर विरोधी सियासी तीर चला रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब किसी नेता का भाषण सुनने के लिए एंट्री फीस चुकानी पड़ेगी। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय जाने से पहले आज नरेंद्र मोदी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पुरी पहुंचे। मोदी ने पुरी के शंकराचार्य से मुलाकात कर जीत का आशीर्वाद भी लिया। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के दौरे पर थे। ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन के बाद मोदी ने यहाँ भी अपना चुनावी दांव चल दिया। मोदी ने ओडिशा के लोगों का धन्यवाद दिया और कहा कि गुजरात के विकास में ओडिशा के लोगों का बड़ा योगदान है। मैं आज सोमनाथ की धरती से जगन्नाथ की धरती पर आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। गुजरात पर भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद सदा सर्वदा बने रहे हैं। मोदी ने यहाँ पुरी जगन्नाथ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से भी मुलाकात की। मोदी शंकराचार्य के सामने जमीन पर बैठे और उनसे आशीर्वाद मांगा। उन्होंने मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि मुझसे कोई भूल ना हो। यद्यपि मनुष्य से कितना भी वो सावधान रहे, कोई ना कोई भूल हो जाती है, लेकिन मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक देश के लिए अच्छा कार्य कर सकूं और बन सके तो मुझसे कोई भूल न हो। पुरी के बाद मोदी शाम को संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने फ्लाइट से नागपुर पहुंचे। माना जा रहा है कि मोदी और संघ प्रमुख की यह मुलाकात 2014 के चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। उड़ीसा में बीजेपी की मजबूती के लिहाज से नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि मोदी के दौरे के बाद बीजेपी कितनी मजबूत होती है और नवीन पटनायक से बीजेपी की नजदीकियां कितनी बढ़ती है। हैदराबाद में लोग एंट्री फीस चुकाकर सुनेंगे नरेंद्र मोदी का भाषण। 11 अगस्त को हैदराबाद में होने वाली मोदी की जनसभा के लिए बीजेपी ने लगाया है 5 रुपए का एंट्री टिकट। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी के एक और फैसले ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। बीजेपी के चुनाव अभियान के तहत 11 अगस्त को नरेंद्र मोदी हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान जनसभा में शरीक होने के लिए लोगों को 5-5 रुपए का टिकट लेना होगा। टिकट से आई सारी राशि का इस्तेमाल उत्तराखंड आपदा पीड़ितों के पुनर्वास पर खर्च किया जाएगा। दरअसल 11 अगस्त को हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में मोदी 18 से 40 साल के युवाओं को संबोधित करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस सभा में 1 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि पहले ही दिन करीब 8000 लोगों ने मोदी की जनसभा के लिए 5 रुपए की राशि देकर अपनी जगह बुक करवा ली है। ऐसा कोई टिकट कॉन्सेप्ट नहीं है और टिकट प्रिंट भी नहीं कर रहे। टिकट का कोई मतलब ही नहीं है। उत्तराखंड फ्लड रिलीफ एक्टिविटी के लिए हमारा पार्टी भेजने के लिए तय किया है। इसे कोई प्रचार का फंडा कहे या उत्तराखंड के बाधितों की सहायता के लिए उठाया गया एक अच्छा कदम, लेकिन इस फैसले के बाद एक बात तो साफ है कि सुर्खियों में कैसे रहा जाए, कोई यह बात मोदी से पूछे।
मायानगरी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में एक बार फिर गुलजार होंगे डांस बार। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार के डांस बार पर पाबंदी के फैसले को गलत ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने डांस बार को बंद करने का जो फैसला लगाया था वो गलत है। इस फैसले के साथ ही डांस बार के फिर से खोलने का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब है कि अगस्त 2005 में महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे पुलिस एक्ट में तब्दील कर डांस बार पर बैन लगा दिया था। सरकार ने दलील दी थी कि इससे कई घर बर्बाद हो रहे हैं, राज्य भर में अश्लीलता फैल रही है। फैसले के खिलाफ डांस बार एसोसिएशन के लोग हाई कोर्ट गए थे, जहां उनके पक्ष में फैसला दिया गया था। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। जो बार्स हैं और बार डांसर्स वो चालू कर सकते हैं, उनको अनुमति वापस लेनी पड़ेगी लाइसेंस की, और अगर वो अर्जी करेंगे तो हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार इसका पालन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी सरकार की है और इसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। नेताओं को दल बदल कर राजनीति करते तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में सीनियर पुलिस ऑफिसर नौकरी छोड़कर राजनीति में किस्मत आजमाने की तैयारी में हैं। केसरिया कुर्ते में नजर आ रहे ये सज्जन हैं हरि सिंह रावत। अभी कुछ महीने पहले तक ग्वालियर में डीआईजी पद पर तैनात थे। राजनीति में रुझान बढ़ा तो सारी तैयारी करने के बाद नौकरी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। दस्यु विरोधी अभियान में तारीफ पा चुके इस अधिकारी को नेतागिरी का चस्का इसलिए लगा क्योंकि बीजेपी इन्हें दतिया जिले की इंदरगढ़ सीट से चुनाव लड़वाना चाहती है। कभी ये इच्छा नहीं रही कि मैं कुछ बनूं। मेरी हमेशा ये इच्छा रही है कि लोगों को बनाऊं और केवल सेवा के लिए ही मैं इस मंच पे आया हूं। इनके साथ ही एक और पुलिस अधिकारी राजनीति में किस्मत आजमाने के लिए बीजेपी के साथ जुड़े। ये हैं ग्वालियर के पूर्व आईजी रमेश शर्मा। बीजेपी भी इस तरह के कैंडिडेट्स पाकर बेहद खुश है। भारतीय जनता पार्टी के विचार को पुष्ट कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को माध्यम बनाकर वो राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से सेवा का काम कर सकते हैं। ऐसे लोगों से हम निरंतर संपर्क में रहते हैं और जब अवसर मिलता है तो उनको भारतीय जनता पार्टी में आने का आग्रह करते हैं। खाकी को छोड़कर खादी का दामन थामने वाले इन पुलिस अफसरों को बीजेपी का टिकट मिलना तय है। अब देखना होगा कि कानून के रक्षक शिवराज के लिए कितने लकी साबित होते हैं। मुंबई में फिर से डांस बार खुलने का रास्ता साफ होने के बाद बार बालाओं समेत इस पेशे से जुड़े लोगों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। मुंबई बार डांस एसोसिएशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह सेठी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तोहफा करार दिया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इससे बड़ी हमारे लिए कोई खुशी की चीज नहीं हो सकती और सारी इंडस्ट्री के लिए लड़कियों जो हैं वो इतनी बेहद खुश हैं, उनके परिवार वाले इतने बेहद खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का डांस बार में काम करने वाली बार बालाओं ने भी स्वागत किया है। बार बालाओं ने कहा कि पाबंदी लगने के बाद से उनके परिवार की स्थिति खराब हो गई थी। अब कुछ उम्मीदें हैं कि उनके बुरे दिन का वक्त अब खत्म होगा। अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते थे, अपना घर भी नहीं चला सकते थे। हम लोगों को परेशानी बहुत आती थी खर्चे के लिए। कभी कभी ऐसा रहता था पैसे भी नहीं रहते थे खर्चे को। मेरी माँ बीमार थी, मेरा भाई बीमार था, मैंने बच्चे भी स्कूल से बंद कर दिए। वो घर पे रहते हैं, अब आवारागर्दी करते हैं। जब पैसा ही नहीं है तो मैं कहाँ से पढ़ाऊंगी। इसलिए आज ये ऑर्डर मिला है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। फैसला आज ही आया है। अध्ययन करने के बाद इसके ऊपर क्या करना चाहिए, इसका फैसला शासन की तरफ से लिया जाएगा। मुंबई के डांस बारों में 8 साल बाद फिर से रौनक लौट आई है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि डांस बार कब शुरू होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल करने वाली है। बिहार के बोध गया के महाबोधि मंदिर में सीरियल बम धमाकों की जांच कर रही एनआईए की टीम ने 3 संदिग्ध लोगों की आज स्केच जारी किए हैं। धमाकों की जांच कर रही एनआईए ने संदिग्धों के स्केच के साथ साथ मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जारी कर दी है। इसके अलावा मौका वारदात पर मिले कपड़ों की डीएनए जांच के लिए हैदराबाद भेजा गया है। डीएनए टेस्ट से मिले प्रारंभिक जांच के मुताबिक धमाके के आरोपियों ने बौद्ध भिक्षुओं के कपड़े पहनकर ही मंदिर में बम रखे थे और बम रखने के बाद भी कपड़े नहीं फेंके थे। गौरतलब है कि बोध गया में हुए सिलसिलेवार धमाकों के बाद मामले की जांच कर रही एनआईए की टीम के पास धमाकों से जुड़ा कोई पुख्ता सुराग नहीं है। एनआईए की टीम ने बोध गया ब्लास्ट के बाद जो सुराग हाथ लगे उसके मुताबिक धमाकों में इस्तेमाल की गई आईईडी देसी तरीके से तैयार की गई थी और धमाकों को अंजाम देने से महज 1 घंटे पहले ही टाइमर लगाए गए थे। संदिग्ध
के स्केच और सीसीटीवी फुटेज एनआई ने अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड किया है। एनआई ने लोगों से अपील किया है कि संदिग्ध के बारे में सूचना मिलने पर उन्हें फौरन सूचित करें। हेमंत सोरेन के सीएम बनने के 3 दिन के अंदर ही झारखंड में इंसानियत हो गई शर्मसार। बंदूक के बल पर 4 नाबालिग लड़कियों के साथ किया गया गैंगरेप। झारखंड के पाकुड़ के स्कूल में 10 से 15 हथियारबंद युवकों ने हमला बोल दिया। हथियारबंद बदमाशों ने स्कूल के टीचर्स को कमरे में बंद करके हॉस्टल में रहने वाली 4 नाबालिग छात्राओं को अगवा कर लिया और फिर नाबालिग बच्चियों के साथ किया गैंगरेप। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 1 घंटे तक हैवानियत का नंगा नाच चलता रहा। मासूम लड़कियां मदद की गुहार लगाती रहीं, लेकिन हैवानों से बचाने के लिए कोई सामने नहीं आया। छानबीन में स्कूल के पास के ही गांव के कुछ लड़कों को वारदात में शामिल पाया गया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी में जुटी है, लेकिन अब तक पुलिस किसी आरोपी को पकड़ने में कामयाब साबित नहीं हुई है। 3 दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन ने कहा कि रेप पीड़ित सभी बच्चियों का इलाज सरकार कराएगी। झारखंड के पाकुड़ में कुछ दिन पहले ही नक्सलियों ने घात लगाकर पुलिस पर किया था हमला। हमले में एसपी मारे गए थे, जबकि कई पुलिस वाले जख्मी हुए थे। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर होंगे भीमसेन बस्सी। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक 1977 बैच के आईपीएस भीमसेन बस्सी 1 अगस्त से नीरज कुमार की जगह दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का पदभार संभालेंगे। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त बीएस बस्सी दिल्ली के नए आयुक्त होंगे। बस्सी 1 अगस्त को पुलिस आयुक्त नीरज कुमार की जगह लेंगे। नीरज कुमार 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। 1977 बैच के आईपीएस अधिकारी बस्सी 2016 तक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रहेंगे। दिल्ली पुलिस के आयुक्त के लिए बस्सी का नाम पहले भी सामने आ चुका है। दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त ब्रजेश कुमार गुप्ता की सेवानिवृत्ति से पहले भी बस्सी का नाम उछला था, लेकिन आयुक्त पद की दौड़ में उस समय के तिहाड़ जेल के महानिदेशक नीरज कुमार ने बाजी मार ली थी। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर भीमसेन बस्सी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों और 2014 में होने वाले लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्वक करवाने की। इसके अलावा दिल्ली के बढ़ते क्राइम ग्राफ को नीचे लाने की चुनौती भी उनके सामने होगी। पंजाब के लुधियाना में सामने आया है किडनैपिंग का एक हाई प्रोफाइल मामला। 5 करोड़ की फिरौती के लिए किडनैपरों ने एक करोड़पति बिजनेसमैन के बेटे को बनाया अपना शिकार। लुधियाना पुलिस के मुताबिक 7 बदमाशों ने पूरी प्लानिंग के तहत लुधियाना के सारबा के करोड़पति बिजनेसमैन मनीष को अपना निशाना बनाया। गैंग में एक फैशन डिजाइनर लड़की समेत 7 लोग शामिल थे। सभी ने 13 जुलाई को पुलिस की वर्दी में मनीष को रास्ते में उस समय रोका जब वो अपनी BMW कार से फैक्ट्री जा रहा था। पुलिस की वर्दी का रौब दिखाते हुए उन्होंने पहले मनीष की गाड़ी का कागज मांगा। इसी बीच उनके एक साथी ने मनीष की कार में अफीम का डब्बा रख दिया। मनीष को धमकाते हुए बदमाशों ने गिरफ्तारी का ड्रामा किया और ड्राइवर समेत उसे किडनैप कर घर में ले जाकर बंद कर दिया। इसके बाद किडनैपरों ने मनीष के घर वालों से 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की और घर वालों ने पुलिस को सूचना देकर रकम बदमाशों के हवाले कर मनीष की जान बचा ली। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस की मदद से 7 में से 5 बदमाशों को धर दबोचा। उनके पास से पुलिस की वर्दी, नकली AK-47, 2 नकली रिवॉल्वर, 2 असली रिवॉल्वर और कुछ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस बदमाशों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। पुलिस को अभी भी बदमाशों की तलाश है। सावन के महीने में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांवड़ यात्रा के इंतजामों को लेकर कई फैसले लिए गए हैं। कांवड़ यात्रा को देखते हुए यूपी प्रशासन ने 29 जुलाई से 5 अगस्त तक NH-58 यानी दिल्ली देहरादून हाईवे समेत 18 सड़कों पर वाहनों का आवागमन बंद रखने का आदेश दिया है। पुलिस प्रशासन ने इस बार कांवड़ियों के सड़क पर चलने के लिए नियम कुछ कड़े करने के फैसले किए हैं। पुलिस के मुताबिक इस बार कांवड़ यात्रा में लाठी, डंडे और त्रिशूल पर प्रतिबंध रहेगा। कांवड़ शिविर या वाहन में डीजे बजाने पर भी कार्रवाई होगी। हरियाणा, दिल्ली से आने वाले डीजे लगे वाहनों पर खास नजर रहेगी। राज्य के सभी सीमाओं पर लगे बैरियर पर वाहनों का लेखा जोखा रखा जाएगा। कांवड़ शिविर संचालकों को कांवड़ियों का लेखा जोखा रखना होगा। डाक कांवड़ की रफ्तार नियंत्रित करने के लिए 500 मीटर तक अस्थायी स्पीड ब्रेकर बनेंगे। कांवड़ यात्रा में ज्यादातर संख्या युवा कांवड़ियों की होती है। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस और प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। स्वाइन फ्लू के बाद अब गुजरात में मंडराने लगा है कॉन्गो फीवर का खतरा। अब तक कॉन्गो फीवर से करीबन 6 लोगों की मौत हो गई है और इससे भी ज्यादा लोग इलाज करवा रहे हैं। खतरे की बात यह है कि डॉक्टर और नर्स भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। गुजरात में स्वाइन फ्लू के आतंक के बाद अब कांगो यानी क्रीमियम कांगो हेमरेजिक फीवर नाम की बीमारी से दहशत फैल गई है और अब इस बीमारी से राज्य के अमरेली और राजकोट में 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 6 से ज्यादा लोग सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। इसमें 1 डॉक्टर और नर्स भी शामिल है। 2 साल पहले इस बीमारी की वजह से गुजरात में 14 लोगों की मौत हुई थी और अब फिर से इस बीमारी के सामने आने के बाद राज्य सरकार और प्रशासन की सांसें फूलने लगी हैं।
कोंगो फीवर ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में फैल रहा है, लेकिन प्रशासन ने इससे निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली है। शहर के हर सरकारी अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं और डॉक्टरों की एक टीम पूरी सावधानी के साथ 24 घंटे वहां पर मौजूद रहती है।